सूफी, मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्यापोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कई पल कई जन्मों पे बारी से बीत गए। मेरी निगाहें नीचे पड़े हुए टूटे फूटे फालतू पत्थरों से उठी और ना ही उसके हाथ मेरी किस्मत संवारने या बिगाड़ने के लिए उठे। मुझे यूं लगा जैसे मैंने बात करके वक्त के आगे हुक्म लगा दिया हो। इतनी खामोशी, ऐसी तन्हाई। सर झुकाए झुकाए जब मेरा दम सा घुटने लगा तो मैंने हल्का सर ऊंचा करते हुए उसकी जानब देखा, मगर वो तो आगे पीछे पूरब पश्चिम धरती आकाश जैसे सबसे निराश सी अपनी लगन में यूं मगन थी जैसे उसने मेरी बात या बकवास सुनी ही ना हो या फिर गौर ही ना किया हो। उसे महसूस ही ना हुआ हो कि मैंने क्या कह दिया है। उसके कानों तले जूं तक ना रेंगी थी। मैंने उसे दोबारा पुकारा तो वो हाथ रोकते हुए बोली, आपने मुझसे कुछ कहा? मैंने उसकी हरनी सी फटी फटी वहशत भरी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, हाँ, फिलहाल तो सिर्फ 2 लफ्ज़ यानी मिस शकीला ही कहे, परंतु इससे पहले भी कुछ कहा था, शायद वो आपने सुना ही नहीं। उसने बगैर आंखें झपकाए बड़ा सा सर इनकार में हिलाते हुए कहा, हैरत है आपने इससे पेशतर भी मुझे कुछ कहा। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया और इससे पहले कि वो दोबारा अपने मुजस्मे की रगड़ाई में मशगूल हो जाती, मैंने फौरन कहा, हाँ, मैंने बहुत कुछ कहा था। ये कहते हुए खुद ब खुद ही मेरे मुंह से एक लंबी सी ठंडी सांस निकल गई, जैसे जाल फाई में फंसी हुई कोई चिड़िया हल्की सी राह पाकर फुर से निकल जाए। वो बिट बिट फटी फटी सी आंखों से मुझे देख रही थी जैसे उसकी समझ में कुछ भी ना आ रहा हो। वो मेरे पाँव पे अपना पोला सा हाथ धरते हुए पूछने लगी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी बुद्धि में तो कुछ भी नहीं आ रहा। प्लीज़ क्या आप वो सब कुछ दोबारा दोहरा सकते हैं? मैं अब ढीला पड़ गया था। जवाब में यही कह सका, मिस शकीला, शायद अब मैं वो कुछ ना कह सकूं। भगवान जाने वो कुछ भी मेरे मुंह से कैसे और क्यों निकल गया था। वो बोली, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भली और माकूल बात दोबारा दोहराई ना जा सकती हो। अलाप, तान, बोल, बात, मकूला, कोई अच्छी कविता, प्यारा सा शेर, सुंदर सा नाम, ख्वाहिश, ख्वाब, खूबी, कुछ भी जो रिपीट करने से कानों को भला लगे, मन को भाए, आंखों में मस्ती सी छलक उठे, अंग अंग सरशार हो जाए, ऐसी बात जो करने से अपना और अगले का मान बरम बढ़े, दोबारा ना दोहराई जा सकती हो। प्लीज़ आप मिनोअन वही कुछ दोबारा कह दीजिए। वो बच्चों सी जिद करने लगी तो मैंने कहा, मिस शकीला, मैं इसी माह यहाँ से फारिग हो रहा हूँ। मेरे पिताजी मेरी वापसी का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे ये इल्म है कि मेरे वहाँ पहुँचते ही मेरा ब्याह कर दिया जाएगा गांव बरादरी की किसी ऐसी लड़की से जिसे मैंने देखा तक ना हो। कलकत्ता जैसे शहर और शांति निकेतन जैसे विद्याशाला में एक लंबी मुद्दत तक रहने वाला इल्म हासिल करने के बाद मैं शायद अब अपने पिताजी के विचार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का फैसला न कर सकूं। कुछ मेरे अपने भी आदर्श हैं, कामनाएं और ख्यालात हैं। मैं भी अपने प्राप्त लब्ध और हंसानी छेज को टटोलने का अधिकार रखता हूँ। मैं बहुत दिनों से अपने मन में एक कोमल सी कामना छुपाए बैठा हूँ। जुबान पर लाते हुए हिचकिचाता रहा कि कहीं आप बुरा ना मान जाएं। आपको शायद पता ही होगा कि प्रेम के अंधेपन में पुरुष जात पात नफ़ा नुकसान नहीं देखता। वो तो सिर्फ चाह लेता है और फिर अपनी चाह को पाने के लिए सर दर्द की बाजी लगा देता है। हार जीत, बदनामी, रुसवाई, जिंदगी मौत से बेनियाज होकर वो अपनी ही राह पे लगा रहता है
और मैं भी उस दुर्घटना में फंसा हुआ हूँ। मैंने भी एक ऐसी ही सुंदर सी देवी देख रखी है जिसे पहली नज़र में देखते ही मुझे मालूम हो गया था कि यही मेरे सपनों की रानी है। यही वो हस्ती है जिसका हर रंग अंग मेरा मन भावना है, और अगर हो तो सिर्फ यही मेरी जीवन साथी हो सकती है। मैं उसके लिए अपना सब कुछ त्याग कर सकता हूँ। वो उम्र में मुझसे छोटी और धर्म दीन में भी अलग है, मगर हम दोनों के भीतर का रंग संग एक जैसा है। हम दोनों का प्रसंग भी एक ही चिंता और एक ही आदर्श लिए हुए है। मैंने उसे देखा तो वो हाथ की हथेली पे चेहरे का गुलाब रखे मुझे देख भी रही थी और शायद सुन भी रही थी। मुझे पल की पल अपनी जानब मुतवज्जो पाकर कहने लगी, सर आप तो बड़े बागवान हैं कि आपको कोई ऐसी देवी समान कन्या मिल गई जो आपकी मन भावना भी है और मन कामना भी। बाकी रही बात जात पात की और उम्र में छोटे बड़े होने की, तो ये कोई ऐसी बात नहीं जो आप दोनों के मिलाप में रुकावट बने, बल्कि मेरी योजना ये है कि आप फौरन उस कन्या के कानों में अपनी कथा कहानी कह डालें। मैंने कहा, मुसीबत यही है कि ये सब कुछ वन वे है। ये तो उस पे प्रकट ही नहीं कि मैं इस हद तक आगे बढ़ चुका हूँ, और डरता हूँ कि बात खोलने से कहीं उल्टा खलियारा ही ना पड़ जाए। आस निराश का रहा सहा स्वाद भी ना मारा जाए। वो हम दर्दाना लहजा इख्तियार करते हुए बोली, इस तरह खामोश रहने से भी तो मामला बिगड़ सकता है। अगर इसे इल्म ही ना हो कि कोई इस हद तक उसे चाहता है तो वो कोई अच्छा बुरा फैसला कैसे कर पाएगी। सियाने कहते हैं कि नफ़रत और मोहब्बत का इजहार दुश्मन और दोस्त से कर देना चाहिए। इस तरह मनुष्य अपनी नज़र ज़ात में प्रॉपर एस्टिमेट हो जाता है। और कुछ सियाने ये भी कह गए हैं कि शरीर का रोग सियाने को, मन का रोग मितवा को और आत्मा का रोग किसी अतम आचार्य को बता देना चाहिए, ताकि बात बिगड़ने से पहले कोई उपाय किया जा सके। वो किसी महाज्ञानी की मानद मुझे उपदेश दे रही थी और मैं सजल सजल नज़रों से उसे देख रहा था। नारी ध्यान ज्ञान अकल समझ और बुद्धि बुद्धिमान की बातें करती हुई बड़ी झूठी और मसनूई सी लगती है, मगर वो तो ये बातें करते हुए बड़ी सच्ची और अच्छी लग रही थी। मैं बातें तो क्या सुन रहा था, सिर्फ बेटर बेटर उसे तके जा रहा था। इस तरह देखने से वो मेरे सर हो गई। झिझकते हुए बोली, सर आप यूं अजीब सी नज़रों से मुझे क्यों देख रहे हैं। मैं क्या जवाब देता, बस ऐसी ही बातें करते करते रात अच्छी खासी बीत चुकी थी, जैसे अभी यहाँ बीत रही है। मैंने बड़ी होशियारी से उसकी चालू बात के दरमियान लुकमा लगाया। मुखिया जी की बातें मज़ेदार और बहुत दिलचस्प थीं और मैं उन्हें किसी नुक्ता उरूज की जुस्तजू में सुन रहा था, जहां मुझे ये मालूम हो सके कि मुखिया जी ने मुझे यहाँ क्यों रोका था, इनके छुपे ढके चेहरे का असरार क्या है और मैं उस तमाम कथा कहानी में कहाँ पे वाक़ हूँ। आप शायद मेरी बेरंग सी गुफ्तगू से बोर हो रहे हैं, मुझे क्षमा करें। शायद मुझे ऐसी तवील बात शुरू नहीं करनी चाहिए थी, परंतु मैं भी मजबूर हूँ। जीवन भर की कथा पल दो पल में तो सुनाई नहीं जा सकती। मैंने कई सालों पे पंजे गाड़े हुए ये अमर कहानी चंद मिनटों में आपको प्रतीत कर दी है, और ये आपका परचक प्रताप ही है कि मैंने इतना बोल बचन कर लिया, वरना मैं तो चंद शब्द भी सीधे और सख्त से नहीं कह सुन पाता। शायद वो रूहांसू सा होकर चुप पड़ गया था। मुखिया जी अपनी कथा का अंत तो कीजिए, मैंने बड़ी रसान से कहा। वो बड़े शिकस्ता से बोले, खान साहब मेरा अंत अतम तो आपकी कृपा से ही होगा। वो हाथ बांधे कहने लगे, आज्ञा मिले तो बात को अंत अतीर चढ़ा लूं। मेरे जी कहने पे उन्होंने बात फिर उसी रात से शुरू की जिधर वो मिस शकीला के साथ बैठे उसे अपना हाले दिल सुना रहे थे। वो सुन रही थी और मैं सुना रहा था। सुनते सुनते शकीला को जैसे ऊँग सी लग गई। खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों के आंगन में धूप और छाँव की तरह निंदिया की रतियाँ भी बड़ी शताबी और खाना खराबी से उतरती हैं। अखियों के जरोके खुद ब खुद बंद होने लगते हैं। अपनी बात के दौरान मैंने यूं ही शकीला की तरफ ध्यान दिया तो वो किसी मासूम बालक की मानंद निंदिया के पालने में मज़े से झूलने ले रही थी। होंठों के आलूचे और ठोड़ी का शफ्तालू क्या क्या रंग बहार दिखा रहा था। बारी पपोटों वाले नैन दरीचों के पट पूरी तरह से बंद नहीं हुए थे, जैसे किसी दर्शन प्यासे ने अपने पिया की दीद दर्शन की खातर खुद ही हल्के से खुले रखे हों।
बंगाल की स्याह लंबी जुल्फों ने अपना एक अलग सा जादू जगा रखा था। रेगमाल अभी तक इसकी उंगलियों की गिरफ्त में था और स्टूडियो का एप्रन भी उसके गले में पड़ा था। मैंने आहिस्ता से रेगमाल का घिसा हुआ टुकड़ा इसकी उंगलियों से अलहदा किया। इसका कदरे मुड़ा हुआ बाजू सीधा करते हुए उसे वहीं लिटा दिया, इस बालक की तरह जो दिन भर खेलने कूदने की थकावट से टूट कर बेसुध सा पड़ गया हो, जो जगह देखे ना ओढ़ना बिछोना बाले। बचपन और जवानी के दिन सारे मौसमों, मजहबों, बंधनों और ज़ाब्तों उसूलों से बेनियाज होते हैं। इसी तरह इनकी नींद की भी कोई ठोर और कोई मंजिल नहीं होती। फिर मोटे रसीले गुलाफी नैनों और लंबी स्याह जुल्फ़ों वाली की नींद बरखा रुत की लंबी गहरी रातों की तरह भीगी सूखी और खट्टे मीठे सजल सपनों की सौगंध। ढोल बजे या ताशा, दिल टूटे या बताशा, इनको कुछ खबर नहीं होती। एक हुस्ने बीमार होता है और एक हुस्ने सोगवार। हुस्ने सरे राहे की तरह एक हुस्ने गाहे गाए होता है, एक हुस्ने मैवे ख्वाबा होता है और एक हुस्ने खराबा भी होता है। इन सब में खतरनाक और अच्छे भले इंसान को पागल, दीवाना और बेखुद कर देने वाला हुस्ने मैवे ख्वाबा होता है। अंग्रेजी में इसे स्लीपिंग ब्यूटी कहते हैं। इस हुस्ने खाबीदा का एक नादर शाहकार मोमी मुजस्मा मादाम तसाव के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता म्यूज़ियम लंदन में मौजूद है और शायद इस म्यूज़ियम की वजह शोहरत का एक नुमाया सबब ये हुस्नो जमाल और कसबो कमाल का नादरुल वजूद मुजस्मा भी है। शाही हरम सरा की एक पुरशको सी हरीमे नाज के हरीरी छपर कट पे एक फरखंदा जमाल परी तमसाल नाहीदे खिसाल आईना बदन में ख्वाब है। दायां सुबक सा शमई उंगलियों वाला हाथ सीने पे धरा है। सांस के नरम रोज जेरो बम से हाथ भी हलकोरा लेता हुआ दिखाई देता है। बलोरी सुराही सी गर्दन और दाई कनपटी की फड़कती हुई नब्ज की रगें गाहे गाहे गुलाब की पंखड़ी की मानंद नामालूम सी कपकपाट लिए हुए होंठ, चेहरे के चांद के गिर्द अंबरी गेसुओं का फैला हुआ अब्रेशम, गुलगू से गाल को बार बार चूमती हुई एक शरीर सी लट, हर मिनट 2 मिनट बाद चेहरे पे एक आसूदा सी मुस्कान का उभरना और लंबा सा सांस खींचकर कैफ भरे अंदाज में सिसकारना, जैसे वो कोई खूबसूरत सा ख्वाब देख रही हो। देखने वाले पे ये हुस्ने खाबीदा एक ऐसा गहरा तासर छोड़ता है जिसे वो मुद्दतों नहीं बुला पाता। अपनी नौ के बाकमाल हुनरमंदों ने एक मोम के मुजस्मे को जिंदगी, तवानाई, तरोताजगी, हुस्नो जमाल, ज़ाहिर व बातनी कैफियत और रंगो रूप के इतना नज़दीक कर दिया है कि हकीकत का गुमा होता है। रात अपने जादू का पिटारा खोले बैठी थी और इधर इस जादूगरनी ने अपने हुस्ने खाबीदा के बढ़ते शोलों से तन्हाई के इस जंगल में आग सी लगा दी थी। अच्छाई, बुराई और मोहब्बत और नफरत के उरूजो जवाल में कुछ मुकाम ऐसे भी आते हैं कि कभी इंसान फरिश्तों को पीछे छोड़ जाता है और कहीं वो शैतान के आगे लग जाता है। न जाने मुझे क्या हुआ, जैसे मैं सब कुछ भूल गया कि मैं कौन हूँ। मेरी हैसियत, इज़्ज़त, मेरा मर्तबा, मुकाम, धर्म, करम, हया, शर्म, हर चीज़ मेरे लिए जैसे अजनबी सी बन गई थी। मैं अरबों खरबों साल पीछे इसी ज़माना जाहलियत का वो इंसान नमाज दरिंदा बन गया जिसने अभी मुश्किल से अपने पाँव पे खड़ा होना सीखा था। मज़हब, रिश्ते, नाते, इंसानी, इखलाकी और समाजी कदरें भी इसकी ज़रूरत नहीं बनी थी। वो सिर्फ झपटना, छीनना, लड़ना, खाना पीना, सोना और जब जी चाहा जिस्मानी मिलाप करना चाहता था। इस वक्त औरत सिर्फ औरत थी, रिश्तों के खानों में अभी तकसीम नहीं हुई थी और मैं इस तन्हाई में बिल्कुल वही मर्द बन गया जो सिर्फ मर्द होता है। शोहर, बाप, भाई, बेटा, उस्ताद, गुरु वगैरह की किसी ग्रुप बंदी में नहीं होता। मेरी वासना की गिरफ्त इतनी मजबूत और उसकी बेचारगी और बेबसी ऐसी कमज़ोर थी कि ना कोई मज़ामत हुई और ना ही कोई बदमज़गी पैदा हुई। जिस शिद्दत और हिद्दत से ये तूफ़ान उठा था, इससे कहीं शांति और उजलत से ये गुजर चुका था। ना कहीं बिजली गिरी, ना आंधी और तूफ़ान से कोई दरख्त जड़ से उखड़ा बगोला उठा, न कहीं कड़क दड़क हुई। वावेला तो बड़ी बात शकीला ने एक लफ्ज़ तक मुंह से ना निकाला था।
शिकवा ना कोई शिकायत, आंसू ना कोई मस्कना सिसकना। वो चुपचाप नॉर्मल सी फिर मुजस्मे के चेहरे की पालिश में जुट गई और मैं भी खामोश खजल सा दूसरे मुजस्मे को लेकर बैठ गया। जैसे जैसे वक्त आगे सिरकता गया, इसकी काम में लगन बढ़ती जा रही थी। इसके हाथों में जैसे बिजलियां सी लपक रही थी। चेहरा पसीने से शराबूर, रंग गुलनार सा हो गया था, जैसे अगले पल पसीने की जगह लहू टपकने लगेगा। मैं खामोशी से उसकी फुर्तियां देख रहा था। आखिर मुझसे ना रहा गया। मैंने कहा, मिस शकीला प्लीज़ शांति से काम करो, हमें कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है। मेरी मानो तो थोड़ा सा आराम कर लो। उसने हल्का सा मुस्कुरा कर मेरी जानब देखा, फिर एप्रन की आस्तीन से माथे और चेहरे का पसीना पूछते हुए बोली, मुझे अब तो आप मिस ना कहिए, और हाँ अब हमें वाकई थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। वो उठी और मेरे पहलू में नीम दराज सी हो गई। कहने लगी, मुझे महाकवि टैगोर की कोई कविता सुनाएं। आपके पढ़ने का अंदाज बड़ा ओरिजिनल है। कविता और इस समय? मैंने एक लंबी सी जुमाई लेते हुए कहा। वो करवट बदल कर मेरे शरीर से चिपक कर कहने लगी, क्या कविता और करगना का कोई वक्त होता है? मितवा मोहे अंग लगा देखो, रहना बीती जाए। ये तो हुई कविता। अब तुम मेरा हाथ थामोगे तो ये हुई करगना। रात मैं सोया न वो, नींद ने मेरा बुरा हाल कर दिया हुआ था और वो तो जैसे अब जाग पड़ी हो। जबरदस्ती जब मेरी आंखें खुद ही बंद हो गईं तो कहने लगी, नींद आ रही है? हाँ। नींद में डूबी हुई आवाज़ में मेरे मुंह से निकल गया, मुझे तो नहीं आ रही। उसने कहा था। मैं सुनी अनसुनी करते हुए खामोश रहा। फिर बोली, अजीब मर्द हो, जब मैं सो रही थी तो तुमने ज़बरदस्ती मुझे जगाया, और अब मैं जाग पड़ी हूँ तो तुम सो रहे हो। ये जो मैं आपको तुम कहकर मुखातब कर रही हूँ उसका बुरा मत मनाइएगा। जब दरमियान के फासले मिट जाएं तो फिर तकल्लुफ़ दरमियान में नहीं रहता। मैं अब भी जानबूझकर खामोश रहा और उसकी इस बात पर गौर करने लगा कि जब औरत जाग जाए तो फिर मर्द को नींद क्यों आने लगती है। उसने मुझे रात का बाकी हिस्सा भी सोने नहीं दिया। इसने बातचीत में तकल्लुफ़ की तरह बाकी भी हर चीज़ के तकल्लुफ़ का लिबास उतार कर परे फेंक दिया हुआ था। मुझे तो जैसे शकीला ने पाँव से उखाड़ दिया था और मैं कहीं मुंह छुपा कर भागने की सोच रहा था। मैंने गिज्ञाने के अंदाज में उसे कहा, शकीला अब हमें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, वरना दिन भर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, जबकि अगले 2 दिन हमारे लिए बड़े ही आम हैं। 3 रोज़ बाद तुम्हारी नुमाइश। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि अचानक वो मुझे यूं झंझोड़ने लगी जैसे कच्ची भूख में बिल्ली चूहे को झंझोड़ती है। फिर इस्तेहज़ाइया सी हंसकर बोली, अब हम दोनों के लिए आराम ही आराम है, और वाकई अगले 2-4 रोज़ हमारे लिए बहुत आम है। सुबह तुम मुसलमान हो जाओगे या जिस तरीके से तुम चाहोगे हमारी शादी हो जाएगी। नुमाइश क्या है वो फिर कभी सही। उसने फिर एक बार खुद को मेरे पहलू में डाल दिया। मुझे यूं लगा जैसे सुबह यहाँ से मेरी अर्थी उठेगी। भगवान जाने इसमें कोई राक्षस समा गया था या वो पागल हो गई थी। मैं उससे जान छुड़ा रहा था और वो मेरी जान से जिंदगी का आखिरी कतरा निचोड़ने पे तुली हुई थी। मेरी टांगें लर्ज रही थीं और फरते जज्बात से उसकी नाक के नथने फड़क रहे थे। बाथरूम का बहाना करके जो मैं वहाँ से भागा तो अपने आश्रम पहुँचकर सांस लिया। जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।